एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस आज प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक सुशांत की मौत के कारणों की जांच जारी है और जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे पूछताछ होगी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस मामले में कंगना रनौत को बयान देने के लिए भी समन भेजा गया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ को समन जारी किया है। धर्मा प्रोडक्शंस, जो कि करण जौहर की कंपनी है, उसके सीईओ अपूर्व मेहता को सुशांत केस में पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया है। पुलिस के मुताबिक अपूर्व मेहता को समन मिल चुका है, जिसके बाद अपूर्व मेहता से सुशांत केस में जल्द पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले ही कह चुके हैं कि इस केस में जरूरत पड़ने पर किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रनौत है उनको भी समन्स भेजा गया है। उनका भी बयान लिया जाएगा। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अब तक उत्तर बिहार के 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। समस्तीपुर जिले में तो बाढ़ के पानी ने खतरनाक रूप ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई झोपड़ियां बाढ़ में डूबी दिखी। पानी से घिरे कई मकानों की भी तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक मकान के ऊपर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि इन लोगों की झोपड़ियां पानी में डूब गई, जिसके बाद ये लोग स्कूल की छत पर रहने के लिए मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, नाव के बिना इन लोगों की जिंदगी पानी में थम गई। कुछ लोग केले के पेड़ से बनाई गई नाव के सहारे अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते दिखे। गांव वालों ने आरोप लगाया कि चारों तरफ से पानी से घिरे इस इलाके में सरकार की तरफ से कोई मदद अब तक नहीं पहुंचाई गई। यहां तक कि इनके पास एक नाव भी नहीं, जिससे ये लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंच सके। तो नया अखनी तक मिला हुआ, देख लीजिए कितना पानी। ग्रीस के कोरिंथ में जंगल में लगी भयानक आग पर काबू पाने के लिए वहां ग्रीस के अलग अलग इलाकों से 250 से भी ज्यादा दमकल कर्मी भेजे गए। सेना की भी मदद ली। बताया गया कि गर्मी और तेज हवा की वजह से आग तेजी से एक बड़े इलाके में फैल गई, जिसकी सामने आई तस्वीरों में दूर से ही पहाड़ों से आसमान में कई फीट ऊपर धुआं उठता नजर आया। जंगल का कई हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में दिखा, बल्कि आग बढ़ते बढ़ते कई मकानों के बेहद करीब तक आ गई, जिसके बाद कुछ गांवों और बस्तियों को खाली करा दिया गया। आग को देखकर सहमी एक महिला तो अपने घर से बाहर भागती दिखी। आग बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी जूझते नजर आए। फायर इंजन भी मौके पर दौड़ते दिखे। लेकिन इतनी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए जमीन के साथ साथ आसमान पर भी मोर्चा संभालने की जरूरत थी। ऐसे में हवा में कई हेलीकॉप्टर और प्लेन मंडराते नजर आए। एक प्लेन आग पर पानी बरसाता दिखा, लेकिन इतने बड़े धुएं के गुबार के आगे पानी की बौछार ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई। राजस्थान के दौसा में शराब की एक दुकान बंद करने की मांग करते हुए कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि गांव के पास अवैध तरीके से खुली इस दुकान को बंद करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन जब दुकान बंद नहीं की गई तो गांव की कुछ महिलाओं ने दुकान के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और उन्हें हटाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और जबरन दुकान को बंद करने की मांग करने लगे, जिसके बाद महिलाओं और दुकानदार के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले इन महिलाओं ने दुकान के सामने सड़क जैम कर दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई। हालांकि पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी जैम खोलने को तैयार हो गए, लेकिन शराब की दुकान बंद नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। राजस्थान पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस और गहलोत सरकार की ओर से कोविड-19 पर चर्चा की बात कहकर सत्र बुलाने की बात करना तथ्यों से परे है। बीजेपी की दलील है कि पूरे राजनीतिक संकट में कभी गहलोत ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात नहीं की, अब क्यों इसकी याद आ रही है। साथ ही अब तक अशोक गहलोत और कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के नाम पर सत्र बुलाने की बात क्यों नहीं की। आकाश का महाबली कहे जाने वाले राफाल की ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों हिल गए हैं। हालात ये हैं कि भारत के राफाल से मुकाबला करने के लिए चीन को पाकिस्तान के साथ साजिश रचनी पड़ रही है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने अपने स्कार्दू एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। मकसद है किसी भी हालात में चीन की मदद के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स तैयार रहे।
चीन की खुशामद में लगे पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ लगातार स्कार्दू के दौरे कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। LAC पर चीन की शातिर चाल। LOC पर पाकिस्तान की साजिश। हिंदुस्तान की ताकत से कांप उठे दुश्मन। भारत के खिलाफ एक हुए शी इमरान। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान चीन के हाथों का खिलौना है। चीन अपनी जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और इसकी जमीन का इस्तेमाल करता है। कोरोना काल में अपनी गिरती साख से परेशान चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की चाबी घुमाई है और पाकिस्तान के सामने भी चीन की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। LAC और LOC पर भारत के खिलाफ एक नई चाल चली जा रही है। भारत को जवाब देने के लिए शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक नया फरमान सुनाया है। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वो अपने सबसे ताकतवर विमानों को पाक अधिकृत कश्मीर के स्कार्दू एयरबेस पर तैनात करे। चीन ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि फ्रंट पर वो चीन की तरफ से दिए गए J-17 लड़ाकू विमानों को ही तैनात करे। इस आदेश के बाद पाकिस्तान इतना घबराया कि पाकिस्तानी वायुसेना के मुखिया खुद पहुंच गए स्कार्दू एयरबेस पर। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों को बेनकाब करती हैं। ये POK के स्कार्दू एयरबेस की तस्वीरें हैं, जहां चीन के आदेश के बाद अचानक लड़ाकू विमानों की हलचल तेज हो गई है। चीन के फरमान को लेकर जवानों से मिलने पहुंचे इस शख्स का नाम है एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, जो पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख हैं। मुजाहिद ने पहले पायलट से बात की, उसे कुछ समझाया, फिर वो पायलट नसीहतों को ध्यान में रखते हुए चीन से मिले JF-17 को लेकर सीमा पर गश्त लगाने चला गया। प्लेन पर लिखे JF-17 को साफ देखा जा सकता है, जिसके पीछे पाकिस्तान का झंडा भी बना था। इसी तरह कई लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल की निगरानी में भारत की सीमा पर गश्त लगाने के लिए भेजा गया। ये सब शी जिनपिंग के उसी आदेश का नतीजा है। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने स्कार्दू एयरबेस पर JF-17 लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। चीन के आदेश पर ही पाकिस्तान की वायुसेना ने स्कार्दू एयरबेस पर युद्धाभ्यास किया। पाकिस्तान ने LOC के करीब अपने सभी 4 एयरबेस को वॉर मोड पर रखा है। पाकिस्तान ने चाइना के इशारे पे गिलगित और बल्तिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पे JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट्स को तैनात किया है और एक ड्रिल भी की गई है। और ये जो पूरी ड्रिल की गई और ये जो तैनाती की गई, उसके दौरान पाकिस्तान की वायुसेना के चीफ भी वहाँ पे मौजूद रहे। और ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान और चाइना का नापाक गठजोड़ भारत के खिलाफ लगातार गहरा होता जा रहा है और भारत को अब इस स्थिति में पूरी तरीके से एक हाई अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है। शी जिनपिंग से मिले हुक्म को बजाने के लिए ही पाकिस्तानी एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान स्कार्दू एयरबेस पहुंचे। पाकिस्तान इस इलाके में ऊंचे इलाकों में हवाई हमले को लेकर अभ्यास भी कर रहा है,
जो इसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। लिहाजा पीओके के इस एयरबेस पर कर्मचारियों और जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एलएसी और एलओसी दोनों के लिए अहम इस स्कार्दू एयरबेस पर और भी तैयारियां चल रही हैं। लड़ाई के समय लड़ाकू विमानों को ईंधन की कमी नहीं रहे, इसके लिए स्कार्दू पर एक नया फ्यूल स्टेशन बनाया गया है। हमले से बचाने के लिए इस नए फ्यूल स्टेशन को जमीन के नीचे एक मजबूत बंकर में बनाया गया है। जंग के दौरान हथियारों की कमी नहीं रहे, इसके लिए स्कार्दू पर हथियारों का एक नया डिपो भी बनाया गया है। नए हथियार डिपो में पहले से ज्यादा हथियारों का जखीरा जमा किया जा सकता है। पीओके में स्कार्दू का रणनीतिक महत्व देखते हुए चीन ने इसे चुना है। यहां से विमानों को श्रीनगर और लेह जाने में 5 मिनट का वक्त लगेगा। वहीं चीन का होटान एयरबेस भी यहां से नजदीक है। जरूरत पड़ने पर चीन भी इसका इस्तेमाल करता रहता है। स्कार्दू एयरबेस गिलगित बल्तिस्तान में स्थित है और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ये भारतीय टेरिटरी है जिसका ऑक्यूपेशन पाकिस्तान ने कर रखा है। और ये जो एयरबेस है ये लेह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाइना के जो तिब्बत में स्थित एयर बेसेस हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हैं और इसकी जो दूरी है लद्दाख से वो भी डिस्टेंस उनका ज़्यादा है। तो ऐसे में स्कार्दू एयर बेस का इस्तेमाल चाइना किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर सकता है। कोरोना काल में चीन के दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे पाकिस्तान जैसे कमजोर देश की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं आज दुनिया की हर बड़ी महाशक्ति हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और सीमावर्ती इलाकों में हिंदुस्तान की सेना पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बात कूटनीति की हो या रणनीति की, चीन और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकते। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर भागते एक कुत्ते की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। उसे पकड़ने के लिए दमकल और बचाव विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। बताया गया कि यह कुत्ता अपने मालिक के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे दमकल और बचाव विभाग की गाड़ी में रखा गया। लेकिन सहमा हुआ कुत्ता गाड़ी से निकलकर हाईवे पर ही दौड़ने लगा। विभाग के 2 कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते नजर आए, लेकिन उनसे बचने के लिए कुत्ते ने और रफ्तार पकड़ ली। इस बीच सामने से एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर कुत्ता हाईवे की रेलिंग से कूदकर जंगल की तरफ भागा और चकमा देकर दोबारा हाईवे पर दौड़ पड़ा। कुत्ते ने बचाव कर्मियों को ऐसा चकाया कि उन्होंने भी उसका पीछा करना बीच में छोड़ दिया, लेकिन तभी सामने से आते एक दूसरे बचाव कर्मी ने उसके आगे गाड़ी रोक दी। उसे देखकर कुत्ता घबराया और हाईवे की दूसरी लेन की तरफ दौड़ गया, लेकिन इस भागदौड़ में वो एक गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी और शुक्रिया रहा कि कुत्ता जिंदा था, मगर अब दूसरी तरफ का ट्रैफिक भी रुक गया। लोगों ने अपनी गाड़ियों से उतरकर कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। डर के मारे वो लगातार गाड़ियों के बीच से भागता रहा और कई बार बाल बाल बचा। आखिर में भागते भागते कुत्ता जंगल में घुस गया। बचाव कर्मियों ने भी फुर्ती दिखाई, वो उसके पीछे दौड़े। थोड़ी भाग दौड़ के बाद कुत्ता पकड़ में आया और बचाव कर्मियों ने राहत की सांस ली। बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर बच्ची को जन्म दिया। बाढ़ के पानी से घिरे एक इलाके में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसकी जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और उस महिला को नाव पर बैठाकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। वो महिला नाव से उतरकर सुरक्षित जगह पहुंचती उससे पहले ही बच्ची ने जन्म ले लिया। इस नाव में परिवार की एक और महिला बैठी थी, जो चलती नाव पर बच्ची की देखभाल करती दिखी। नाव से कुछ किलोमीटर का सफर तय कर महिला और उसकी बच्ची किनारे पर पहुंची, जिसके बाद पहले से इंतजार कर रहे स्वास्थ्य विभाग के लोग बाकी जरूरतें पूरी करने में जुट गए। कपड़ों की मदद से नवजात और उसकी मां को घेर दिया गया और फिर उन्हें बुनियादी चीजें मुहैया करवाई गई। बच्ची को बारिश से किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए एनडीआरएफ का एक जवान हाथ में छाता पकड़े दिखा, जबकि प्रशासन की टीम एम्बुलेंस के जरिए मदद से नवजात और उसकी मां को अस्पताल भिजवाने में जुट गई। भारत की सीमा पर चीन एक बार फिर 1962 जैसी चाल चल रहा है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना पीछे हटने की हामी तो भर रही है, लेकिन पीछे हट नहीं रही है। बस
पीछे हटने का दिखावा कर रही है और हर दिन के साथ लद्दाख के आसपास के इलाकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हथियार, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस करने में जुटी है। करगिल में 1999 में पाकिस्तान ने भी चीन जैसी ही चाल चली थी, जिसका भारतीय सेना ने समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब चीन के मंसूबे भी कुछ वैसे ही महसूस हो रहे हैं, जिसका इतिहास ही रहा है कि लात पड़े तो बात करो, फिर मौका पाते ही विश्वासघात करो। लद्दाख में चीन का अड़ियल अंदाज। बातचीत के बाद भी सेना हटाने को राजी नहीं चीन। सरहद पार चीन के हथियारों का जखीरा। चीन की साजिश कारगिल 2। 26 जुलाई यानी कारगिल युद्ध का विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल से घुसपैठियों और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ भगाया था और अब से करीब 21 साल पहले ही चीन ने रच डाली थी दूसरे कारगिल की साजिश, जिसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। 14 जुलाई की कमांडर स्तर की बातचीत में भारत और चीन के बीच ये तय हुआ था कि दूसरे चरण में चीन अपनी सेना को और पीछे ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीन अभी भी LAC पर टिका हुआ है। चीन ने पेंगोंग लेक के किनारे न सिर्फ हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है, बल्कि सैन्य साजो सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यह है चीन की तैयारी की तस्वीरें। ये पेंगोंग झील का इलाका है जहां चीन की तैयारी साफ नजर आ रही है। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीले रंग के घेरे में नजर आ रहा मिट्टी का टीला चीन का तोपखाना हो सकता है। तस्वीर में एकदम ऊपर बाईं तरफ चीनी सेना का कमांड पोस्ट नजर आ रहा है और छोटे छोटे मिट्टी के ढेर से नजर आने वाले ये अर्थवर्म यानी मिट्टी के टीले हैं, जिनके नीचे चीन ने अपने भारी भरकम तोप जैसे हथियारों को छिपाया है। इन टीलों के आसपास गाड़ी के टायरों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। टायरों के निशान सड़क से कमांड पोस्ट तक और कमांड पोस्ट से लेकर अर्थवर्म यानी मिट्टी के टीलों तक नजर आ रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में खुरनाक फोर्ट से हॉट स्प्रिंग्स जाने वाली सड़क नजर आ रही है। इस सड़क के किनारे चीन की सेना ने फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर लिया। तस्वीर में नजर आ रहे तंबुओं के ऊपर मेडिकल क्रॉस के निशान भी देखे जा सकते हैं। ये तोपखाना और अस्पताल जून के महीने और जुलाई की शुरुआत तक नहीं था। चीन ने हाल ही में ये ढांचे तैयार किए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि चीन का इरादा क्या है? क्या चीन कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? चाइना फिर से किसी तरह की 1962 जैसी साजिश को भी रच सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। इसी वजह से भारत को चाइना के हर एक जो है स्टेप पे बहुत ही बारीकी से नज़र रखनी होगी और चाइना के फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं करना होगा। चाइना के साथ जो भी वार्ता भारत की चल रही है, उसको लेकर के वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी लगातार जारी रहना चाहिए। 20 साल पहले भारत की सेना इसी तरह के हालात में पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध लड़ चुकी है और उसी युद्ध का फायदा चीन ने बहुत अच्छे से उठाया था। पाकिस्तान कारगिल के चोर बाटला इलाके से सियाचिन के करीब पहुंचना चाहता था। सबसे पहले भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अब चीन भी सियाचिन के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। चीन ने भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के दौरान ही आज के हालात की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। तस्वीर में जो सड़क नजर आ रही है, ये कारगिल युद्ध के दौरान ही बनाई गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान LAC पर तैनात रहने वाला भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा कारगिल युद्ध में लगाया गया था। इस दौरान चीन ने मौका देखकर पेंगोंग के फिंगर 8 से फिंगर 4 तक सड़क तैयार कर ली थी।
1999 में सड़क बनाने के बाद चीन फिंगर 8 को अपना बताने लगा। 1999 से ही चीन भारतीय पेट्रोलिंग टीम को फिंगर 8 तक जाने से रोकने लगा था। अप्रैल 2020 में चीन से भारतीय सेना की तनातनी बढ़ गई और फिलहाल पेंगोंग इलाके में चीन ने 40,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जबकि भारत एक युद्ध में एंगेज था, उस स्थिति का लाभ उठाते हुए चाइना ने फिंगर एरिया 8 तक सड़क निर्माण का कार्य किया था। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना जो है किसी तरह के नए तरीके के कारगिल युद्ध की साजिश रच सकता है। चाइना इस तरह की साजिश रच सकता है और वो जो है ऊंचे स्थानों पे अपने जो है सैनिकों को बैठा करके उस इलाके पे पूरी तरीके से एक लंबे समय तक वहाँ पे अपना जमावड़ा कर सकता है। चीन इस तरह के हालात जानबूझकर तैयार कर रहा है। इसके पीछे है चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड, जिसे CPEC के नाम से भी जाना जाता है। चीन आज जो कुछ कर रहा है, इसकी तैयारी उसने 2019 में ही शुरू कर दी थी। अमित शाह ने जैसे ही गृह मंत्रालय संभाला, कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और उसी दिन संसद से ऐलान किया था कि POK भी लेकर रहेंगे। तब चीन ने इसका विरोध भी किया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को इसी दिन से चीन की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि चीन की CPEC योजना बिना POK के पूरी नहीं हो सकती है। चीन का CPEC प्रोजेक्ट POK से होकर गुजरता है। इसी रोड के जरिए चीन यूरोप और अफ्रीकी देशों तक अपना कारोबार फैलाना चाहता है। अगर ये इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो चीन का CPEC प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएगा। पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A के सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक रिपीलमेंट के बाद अब भारत का जो अगला लक्ष्य है वो POK का भारत में किस तरीके से विलय कराया जाए, उसके लिए अब तैयारियां चल रही हैं। तो इसको लेकर के पाकिस्तान तो दबाव में है ही, क्योंकि चाइना के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट CPEC के तहत पूरे जो है गिलगित बल्तिस्तान इलाके में चल रहे हैं। इसकी वजह से चाइना भी कहीं ना कहीं एक जो है अपने आप को भारत के जो POK की बदली हुई रणनीति की वजह से दबाव में महसूस करता है। चीन अपने हित को खतरे में देखते हुए बहुत तेजी से LAC के नजदीक साजो सामान जुटाने में लगा है, क्योंकि यही वो समय है जब सीमा के नजदीक भारी सैन्य तैयारी की जा सकती है। दरअसल अक्टूबर के बाद LAC पर भारी बर्फबारी होती है। भारी बर्फबारी में साजो सामान LAC पर नहीं जा सकता, इसलिए चीन अभी से अस्पताल, तोपखाने और सेना की कमांड तैयार कर रहा है। हालांकि भारत ने भी LAC पर बड़ी सैन्य तैयारी कर रखी है, ताकि चीन की चुनौती से निपटा जा सके। LAC पर सैन्य तैयारी के साथ चीन हवाई तैयारी में भी जुटा है। ये तस्वीर है चीन के होटन हवाई अड्डे की। होटान हवाई अड्डे पर चीन के शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर और शेनयांग एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट के नजदीक एक फ्यूल टैंक भी दिख रहा है। उनके आसपास ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट भी नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें रडार यूनिट का प्लेटफॉर्म, रडार और कंट्रोल कमांड के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर यूनिट भी दिखाई दे रही है। मतलब ये कि चीन थल सेना के साथ साथ वायुसेना के मोर्चे पर भी बड़ी तैयारी कर रहा है। चाइना 1962 में जैसा उसने धोखा दिया था, उस तरह के धोखा करने की साजिश भी चाइना फिर से रच सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। और चाइना जिस तरीके से एक तरफ तो बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ वो सैनिकों के जमावड़े को भी करता जा रहा है। और अब ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो चाइना का जो जिनजियांग में होतान एयरबेस है, वहाँ पर चाइना ने फाइटर एयरक्राफ्ट जमा कर रखे हैं और एवॉक्स एयरक्राफ्ट भी तैनात कर रखे हैं। चीन पर इस वक्त LAC पर शांति कायम करने के लिए दुनिया की महाशक्तियों का बड़ा दबाव है, लेकिन चीन की तैयारी कुछ और ही इशारा कर रही है। हालांकि चीन की हर तैयारी पर
भारत की नजर है और चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना और सरकार दोनों मोर्चों पर रणनीतिक और कूटनीतिक तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 9,431 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से जुड़े कुल मामले 3,75,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 267 लोगों की जान गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 6,044 लोग ठीक होकर अस्पताल से अपने घर पहुंच गए। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के एक इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां आग से बचने के लिए दो भाई एक फ्लैट से कूद गए, लेकिन नीचे खड़े लोगों ने उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। तीसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट में भीषण आग लग गई थी और उसमें फंसे इन बच्चों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। 10 साल के बच्चे ने पहले 3 साल के अपने छोटे भाई को खिड़की से नीचे फेंका। बच्चे के गिरते ही नीचे खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद दूसरा बच्चा भी खिड़की से नीचे कूद गया और लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। इसके बाद दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया। यह हाईवे न केवल दरभंगा को मधुबनी से जोड़ता है, बल्कि जयनगर होते हुए नेपाल तक जाने के लिए भी लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाढ़ की कहर से यह हाईवे भी नहीं बच पाया। उसके ऊपर से पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। पानी का बहाव भी तेज नजर आया, लेकिन अहम सड़क होने की वजह से लोगों की आवाजाही फिर भी जारी रही। हालांकि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गया, लेकिन बाढ़ में डूबी सड़क से गुजरना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता था। अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। बताया गया कि बाढ़ का पानी बढ़ने की सूरत में इस हाईवे को बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। राजस्थान में सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नए घटनाक्रम में अब बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी किया है। हालांकि ये विधायक पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीएसपी का दावा यह है कि उसके 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक और दलबदल नियमों के खिलाफ है। बीएसपी की तरफ से जारी व्हिप में अपने विधायकों को विधानसभा में अविश्वास मत आने की सूरत में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा गया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है, इसलिए 6 विधायकों का भी कांग्रेस में विलय असंवैधानिक है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर व्हिप का पालन नहीं किया गया तो विधायकों को अयोग्य घोषित कर देगी। हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से, और जिसकी कि हमने कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है, और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है। अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जयराम रमेश की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए थे। जावड़ेकर के मुताबिक ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन अभी टिप्पणी और सलाह के लिए लोगों के बीच रखा गया है और इस पर सरकार बाद में फैसला लेगी। जयराम रमेश को दिए जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि उनके दिए गए सुझाव गलत तथ्यों पर आधारित हैं। जावड़ेकर ने जयराम रमेश की चिट्ठी के जवाब में लिखा कि संसदीय समितियां चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं और सलाह देने के लिए आखिरी तारीख में 15 दिन अभी बाकी हैं। एलएसी पर जारी विवाद की वजह से इस बार चीन की राखियों की बिक्री घट गई है। इस त्योहार पर हर साल दुकानें चीन में बनी राखियों से भर जाती थी, लेकिन सीमा विवाद का असर चीन की राखियों पर भी देखने को मिला। दिल्ली के सदर बाजार से सामने आई एक तस्वीर में लोग खास तौर पर देश में बनी राखियों की मांग करते दिखाई दिए। चाइनीज चीजों का जब हम बहिष्कार कर रहे हैं तो चाइनीज चीज क्यों खरीदेंगे? लोगों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने भी इस बार चीन की राखियों से दूरी बना ली। आते ही लोग सबसे पहले पूछते हैं आपके पास इंडियन है चाइना, इसलिए हमारे पास इस समय टोटल इंडियन राखी है। सीमा विवाद के अलावा कोरोना महामारी की वजह से भी लोगों के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा देखा गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन में करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। जून से ही चीन के ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों में बहने वाली ज्यादातर नदियां उफान पर हैं,
जिन्होंने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। हुबे से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक वीडियो में पानी के तेज बहाव के बीच सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां तिनके की तरह उफनती नदी में समाती दिखी। एक कार तो खिलौने की तरह लहरों के बीच गोते खाती हुई बह गई। बाढ़ की चपेट में आकर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। वहाँ के मकानों पर पानी का कब्जा हो गया। चारों तरफ से पानी में घिरे लोग अपने घरों में कैद हो गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। हालात बिगड़ते देख राहत और बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाला और फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से हाईवे पर मलबा जमा हो गया। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से सड़क पर मलबा जमा हो गया, जिसे खुदाई करने वाली मशीन से हटाया गया। गुजरात के वडोदरा में कोरोना संदिग्ध की जांच करवाने आई एम्बुलेंस का रास्ता रोकने के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बिना मास्क घूम रहे बिजली विभाग के 2 अधिकारियों का चालान कटने के बाद उन्होंने पुलिस थाने और जिला जज के घर की बिजली काट दी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गोली मारकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि इस वारदात में एक आदमी घायल हो गया। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से अब तक करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि इसकी वजह से बेघर हुए करीब 14,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। यूपी के आजमगढ़ में एक लड़की के रेप के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक और जहां कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, लोगों की नौकरियों पर संकट बनाया है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बनास डेयरी ने अपने पशुपालकों की आय लगभग 3 गुना करने का फैसला किया है। बनास डेयरी के इस फैसले से 3 लाख पशुपालकों को फायदा होगा। बनास डेयरी को दूध उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिला हुआ है। बनास डेयरी के बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि तकरीबन 1100 करोड़ रुपए पशुपालकों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। दरअसल इस साल रिकॉर्ड दूध उत्पादन हुआ है। खासकर लॉकडाउन में लोगों की जरूरतों को इन्हीं पशुपालकों ने पूरा किया, जिसके बाद बनास डेयरी ने प्रॉफिट को पशुपालकों के बीच बांटने का फैसला किया है। बनास डेयरी के जरिए रोज 72 लाख लीटर दूध का रोजाना उत्पादन होता है। पशुपालक की दूध की आय भी 2 गुना हो, ये आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बनास डेयरी ने एवरीडे पशुपालक के अकाउंट में 22 करोड़ से ज़्यादा रकम प्रतिदिन जमा करने का काम पूर्ण किया। और आज की एजीएम ने हमने ये भी निर्णय किया कि जो प्राइस दी है इनसे अतिरिक्त 1142 करोड़ रुपया प्राइस डिफरेंट का जो है वो भी पशुपालक के अकाउंट में जमा हो। गुजरात के गोंडल में कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हादसे के पहले से ही कार का ड्राइवर वीडियो बना रहा था, जिसमें दिखा कि बीच सड़क पर अचानक कार के सामने एक मोटरसाइकिल आ गई, जिसे देखकर भी ड्राइवर कार को नहीं रोक पाया और खतरनाक टक्कर हो गई। हादसे के बाद मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई, जबकि कार के शीशे और अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ना तो मोटरसाइकिल सवार और ना ही कार के ड्राइवर को हादसा टालने का मौका मिल पाया। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार दिखे, जिन्हें काफी चोटें आई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पहाड़ों के बीच बना 1725 फीट लंबा कांच का एक पुल लोगों के लिए खोल दिया गया। दावा है कि उद्घाटन के साथ ही इस पुल ने दुनिया के सबसे लंबे कांच के पुल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से एक टीम कांच के इस पुल को देखने के लिए पहुंची नजर आई। इस पुल पर चलना बच्चों का खेल नहीं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बने इस पुल के नीचे का नजारा देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। इसके नीचे बहती हुई नदी साफ साफ दिखी। सड़क पर फर्राटे से दौड़ने वाली गाड़ियां भी इस पुल पर कछुए की चाल से आगे बढ़ती हुई नजर आईं। खबर है कि 3 साल में बनकर तैयार हुए इस पुल को बनाने में 30 करोड़ युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 320 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मोतिहारी में भी इस समय सोमवती नदी उफान पर है और इस नदी पर बना एक छोटा पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। इस पुल के टूटने के साथ ही कई इलाकों से संपर्क कट गया है। नदी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से ये पुल दबाव को ज्यादा समय तक झेल नहीं पाया और देखते ही देखते नदी के पानी में बह गया। मोतिहारी के कई और इलाके भी इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही मच गई। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने और गंडक नदी में उफान के बाद से जिले के कई इलाके बाढ़ में डूब गए।
जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी लोगों की कमर तक नजर आया। वहीं सड़क का तो कहीं पता ही नहीं चल पा रहा था। कई लोग तो सुरक्षित जगहों पर जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्हें पैदल चलने में भी काफी परेशानी हुई, लेकिन बाढ़ में घर डूब जाने के बाद लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्या करे सर, कोई साधन यहाँ नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं, कोई आते हैं नहीं कोई जाते हैं। हम लोग इधर के इधर फंसे हुए हैं। लोग एक एक कर अपना सामान किसी तरह पानी के बीच से ले जाते दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। राजस्थान में विधानसभा सत्र न बुलाए जाने से खफा कांग्रेस की अब मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान है और इसी के तहत कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि राजस्थान में ये प्रदर्शन नहीं होगा। अंतिम समय में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है, तो राजस्थान में सत्र न बुलाए जाने को लेकर के कांग्रेस का ये आंदोलन जारी है और देश भर में आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। राजभवन के सामने कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन होगा। अगर लोकतंत्र मजबूत तो नहीं होता, पाकिस्तान के हालात होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। उनको सोचना पड़ेगा, उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि चुनी सरकारों को गिराने का इरादा छोड़े, तब जाके लोकतंत्र मजबूत होगा। आने वाला इतिहास वरना माफ नहीं करेगा किसी को भी। जो गलती करेगा उसको गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नदी की तेज धार में डूब रहे एक आदमी की लोगों ने जान बचाई। उस आदमी को नदी में डूबता देख आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस आदमी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके लिए 2 लोग पानी में उतरे तो बाकी लोग वहां मौजूद पुल के ऊपर खड़े होकर रस्सी की मदद से उन्हें खींचने में जुटे रहे। इस बीच उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि नदी में पानी का बहाव काफी तेज था और जो लोग नदी में उतरकर उस आदमी को बचाने पहुंचे थे, उन्हें भी तैरने में परेशानी हो रही थी। उन्हें न केवल खुद को संभालना था, लेकिन उनके सामने डूब रहे उस आदमी को तुरंत बाहर निकालने की भी चुनौती थी। लेकिन सबकी मेहनत से उस आदमी को डूबने से पहले ही नदी से बाहर निकाल लिया गया। गुरुग्राम कोर्ट ने चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा और इसके फाउंडर जैक मा को समन भेजा है। ये समन उस केस में भेजा गया है जिसमें कंपनी ने भारत में एक कर्मचारी को कथित रूप से गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी पर केस करने वाले पूर्व कर्मचारी का कहना है कि कंपनी के ऐप पर एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसके खिलाफ कर्मचारी ने बोला था और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। समन के मुताबिक 30 दिनों के भीतर आरोपियों को अपना लिखित जवाब देना होगा। इस बीच यूसी ब्राउजर ने अपने जवाब में स्थानीय नियमों के कंपनी पर लागू नहीं होने की बात कही है। कोर्ट ने हमारी बहस सुनने के बाद 12 डिफेंडेंट्स, जिसमें कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर व एक्स चेयरमैन श्री जैक मा को भी समन किया है अगली तारीख के लिए, जो कि 29 जुलाई 2020 है। राजस्थान के झुंझुनू में एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह आग पेट्रोल डालने वाले पाइप में लगी, जिसकी चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि पूरा पाइप और बाइक आग की लपटों से घिर गए। इससे पहले वहां सब कुछ सामान्य दिखा। मोटरसाइकिल सवार 2 आदमी पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचे और अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने लगे, लेकिन इसी बीच अचानक पेट्रोल डालने वाले पाइप ने आग पकड़ ली, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की टंकी में भी आग लग गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। हालांकि पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने बहादुरी दिखाई और पाइप में लगी आग को बुझाने लगा। इसी बीच एक और कर्मचारी वहां पहुंचा और केमिकल के जरिए बाइक और पाइप में लगी आग बुझा दी। बिहार के पूर्वी चंपारण में एनडीआरएफ की नाव पर एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ की कहर के बीच एक 25 साल की महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर एक बच्ची को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी संख्या में हथियार बरामद किए। बिहार की बेतिया में सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों में पानी भर गया। कोरोना संकट से अभी उभरे ही नहीं, तब तक भयंकर बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। नाव का भी व्यवस्था नहीं है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अपने बयान पर सफाई दी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से निश्चित रूप से हम दोनों ही प्रकार के लाभ पा सकते हैं और कोरोना से मुक्ति मिलेगी।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,431 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में इस बीमारी से 267 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसकर एक पेड़ पर चढ़ गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नौसेना ने समंदर में फंसे 10 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। नौसेना को खबर मिली थी कि 10 मछुआरे मन्नार की खाड़ी में फंस गए हैं, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नौसेना का एक हेलीकॉप्टर समंदर में उस जगह पहुंचा जहां मछुआरे फंसे थे और फिर एक एक कर सभी मछुआरों को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। इसके अलावा बाकी बचे मछुआरों को बचाने के लिए एक नाव भी वहां भेजी गई। उस नाव की मदद से मछुआरों की नाव को रस्सी से खींचकर समंदर के किनारे तक लाया गया। खबर है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी आज सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका को वापस लेंगे। बताया गया कि वकीलों के साथ चर्चा उन्होंने की और उसके बाद सीपी जोशी ने यह फैसला लिया है। याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं, करीब करीब उन्हीं मुद्दों पर हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करने का फैसला लिया है। साथ ही पायलट समेत 19 विधायकों की सदस्यता के मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ऐसे में स्पीकर सीपी जोशी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेकर हाईकोर्ट में ही कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यूपी के कासगंज में बीती रात कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला रंजिश का बताया गया है। हमले के बाद अपराधी मौके से फरार भी हो गए। जानकारी के मुताबिक सोरो कोतवाली के होड़लपुर इलाके में ये गोलीबारी की वारदात हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है। बताया गया कि शराब के ठेके पर कुछ लोगों का प्रधान गुट के लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद 15 से 20 लोगों ने हमला किया। इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे गोलीबारी हुई है कल, तो यहाँ पे मौके पे आए हैं। मैं अभी मौजूद हूँ, डीएम साहब भी मौजूद है, पूरा फोर्स यहाँ पे मौजूद है। ये पता चला है कि पूरी एक रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश को लेके ये आज झगड़ा हुआ है और उसमें गोली फायर हुई है, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया है। भीषण बाढ़ का सामना कर रहे असम में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। राज्य के 33 में से 28 जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है और बाढ़ से वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से राहत बचाव अभियान में जुटा है, लेकिन बाढ़ की कहर के आगे सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में गांव के गांव बाढ़ में पूरी तरह डूबे नजर आए। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में भर गया और सड़कों का तो नामो निशान तक मिट गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। जिन सड़कों पर कुछ वक्त पहले गाड़ियां दौड़ती थी, उन पर नाव तैरती दिखाई दी। लोगों ने अपने जानवरों को बचाने के लिए उन्हें घरों के अंदर बांध दिया। बाढ़ से हजारों एकड़ लहलाते खेत पानी में डूब गए और मेहनत से लगाई किसानों की फसलें तबाह हो गई। बाढ़ का कहर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी टूटा। बताया गया कि वहां की काजीरंगा पार्क में बाढ़ से करीब 127 जानवरों की मौत हो गई। 127 डिफरेंट एनिमल हैज डाइड। बाढ़ की बर्बादी के निशान कई इलाकों में साफ नजर आए और फिलहाल इन इलाकों को बाढ़ से कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। पीएम नरेंद्र मोदी आज आईसीएमआर की 3 हाईटेक कोरोना टेस्ट लैब का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लैब केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। आईसीएमआर के ये तीनों टेस्टिंग लैब दिल्ली के पास नोएडा, मुंबई और कोलकाता में शुरू होने जा रही हैं। इन लैब के शुरू हो जाने से रोजाना 10,000 कोरोना सैंपल की जांच हो पाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। एक्टर